हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज 4 मार्च 2025 को 11th क्लास का इवनिंग शिफ्ट का ये बिजनेस स्टडीज का पेपर मेरे पास है, जो कि हो चुका है। आज शाम को 5:30 बजे एग्जाम खत्म हो चुका है और अब मैं आपको इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन की दे रहा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके एमसीक्यू और साथ ही साथ जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या आंसर्स होने चाहिए थे। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आपने मिलते जुलते कुछ भी आंसर्स अच्छे से लिखे हैं, अच्छे से कीवर्ड्स डाले हैं, तो आपके आंसर्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो मॉर्निंग शिफ्ट की सॉल्यूशन की है वो भी इसी के बाद वीडियो में आ जाएगी। उसमें थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरे पास थोड़ा सीबीएसई की क्लासेस का बर्डन था। आपको जल्दी से पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए मैं इस टाइम पर वीडियो आपको बना रहा हूं। थोड़ा सा नॉइज बाहर से आ रहा होगा स्ट्रीट से, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा रश आवर्स होते हैं। मैं ज्यादातर वीडियो रात को ही शूट करता हूं ताकि आपको इजीली बाहर के आवाज सुनाई दे सके और आपको बाहर का नॉइज ना आए। तो कोई बात नहीं, खैर आप मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप बच्चे जिस हिसाब से मेरे को प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं काम करता रहूं। और हाँ, अकाउंट्स के जो मैंने आपको आंसर की दी है, एमसीक्यू की क्वेश्चंस की दी है, लॉन्ग क्वेश्चंस की मैंने आंसर की अभी आपको नहीं दी है, वो भी मैं जल्दी ही अपडेट करूंगा। 30th आपका मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले आपको आंसर की दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये है इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम, कॉमन एनुअल एग्जाम स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 का जो सेशन के बच्चे थे, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज इवनिंग शिफ्ट के बच्चे बहुत बार बोलते हैं कि सर आप मॉर्निंग शिफ्ट का बेस्ट डाल देते हैं, सॉल्यूशन इवनिंग शिफ्ट का नहीं डालते। तो आज मैंने पहले इवनिंग शिफ्ट से ही स्टार्ट करी है, मॉर्निंग शिफ्ट का इसके बाद आएगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन गुरुजी क्लासेस में नहीं किया जाएगा, सब बच्चे गुरुजी क्लासेस के लिए समान है। और अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को बिजनेस स्टडीज की फ्री ऑनलाइन क्लास चाहिए, जो यूट्यूब पे मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए, तो आप मेरे 1 अप्रैल से जो बिजनेस स्टडीज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, या अकाउंट्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप उसमें फ्री सेशंस मेरे साथ लाइव ले सकते हैं, मेरे ऑफलाइन बैच के साथ। तो उसके लिए आपको मेरे नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको मेरा कांटेक्ट नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, Krish is a production manager in the Maximo Enterprises. He was workforce of the 20 workers. उसके पास 20 workers की workforce थी in a factory which can produce 100 in a day. Given tools and raw material. वो 100 units को बना सकता है, जो कि given tools है एक raw material के। The overall cost of the both human and the physical resources is 18,000. Overall gross कितना है? Physical resources कितनी gross है? Total 18,000. On the other hand, the value of the produced goods are 21,500. Thus Krish is able to utilize available resources efficiency. कौन सा resources efficiency को वो यूज कर रहा है यहां पर? Which objective of business is achieved by the Krish? देखिए, क्या वो मार्केटिंग कर रहा है? नहीं। क्या इनोवेशन कर रहा है? नहीं। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज? नहीं। तो क्रिश क्या कर रहा है? क्रिश यहां पर सी, प्रोडक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि वो अवेलेबल रिसोर्सेज है, प्रोडक्शन ही तो कर रहा है। तो फर्स्ट का आंसर है सी। सेकंड आता है इंडियन मनी बैंक डिसाइडेड टू इंस्टॉल द एटीएम। उसने एक बैंक ने एटीएम इंस्टॉल करने का सोचा, एंड कियोस्क एट द मार्केट प्लेस, और कियोस्क मशीन मार्केट प्लेस पर डाली, रेलवे स्टेशन, द टर्मिनल, ऑफिस एंड द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सो दैट द बैंक कस्टमर में विड्रॉ मनी इजिली, ताकि बैंक कस्टमर जो है मनी को इजिली विड्रॉ कर सके। यूज अदर बैंकिंग फैसिलिटी। विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन यहां पर यूज हो रहा है? देखिए, ये सिंपल है, बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, ये सीधा आंसर है इसका, बिजनेस टू कम्युनिकेशन। ना इंट्रा भी है, ना कस्टमर टू कस्टमर, ये है बिजनेस टू सीधा कस्टमर। तो सीधा हमारे पास आंसर आता है B2C। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन आता है और आपको बताना है। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इनसफिशिएंट होती है टू एलिमिनेट द मिडिल मैन, मेंबर ऑफ द सोसाइटी जनरली ऑफर ऑनरी सर्विसेज टू सोसाइटी। देखिए, मिडिल मैन को हटाने के लिए तो हम ऑनरी सर्विसेज जो होते हैं सोसाइटी को करते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास यहां पर डी आएगा। क्या? देखिए, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। देखिए, रीजन क्या होता है? टू एलिमिनेट द मिडिल मैन को हटाने के लिए तो हम ऑनरी मतलब सोसाइटी को यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इनएफिशिएंट। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होगी तो काम कैसे चलेगा? तो ये हमारा असर्शन रॉन्ग है और रीजन ट्रू है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर है यहां पर डी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दे रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज नॉट अ टैक्सेशन। गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो होता है टैक्सेशन नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स। देखिए, जो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है सिंगल सप्लाई ऑफ द सर्विसेज टैक्स है। इसका आंसर यहां पर आपको आएगा ए।
बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, पहली भी स्टेटमेंट राइट है और दूसरी भी स्टेटमेंट राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। देखिए हम जब लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेन अपने आप को सही करती है। इसका आंसर आएगा इट इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड, इट इज प्रोवाइड ओनली लॉन्ग टर्म लोन। देखिए सारी क्या आती है, देखो ये परमानेंट सोर्स नहीं है, तो इसका 5th का आंसर आएगा बी, सॉरी ए। क्या है, लोन जो हम लेते हैं कमर्शियल बैंक से ये परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है, हमें कभी कभी तो मिलता है, हर महीने या रोज थोड़ा लोन मिलता है, तो इसका आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है 6, एबी लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी ऑफ अ लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्टेड डूइंग बिजनेस। इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करा अंडर द मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग विद द सीडी लिमिटेड जर्मनी। सीडी लिमिटेड इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड लीडर इन द मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। Thus, they are able to pool the best resources possessed by both of them. The AB Limited does highly quality machinery, tools and raw material, global standard, while CD Limited get the access of the Indian market. देखिए इसमें बताना है कि which type of enterprises is highlighted to the above. इसमें कौन सी enterprises इसके अंदर हाईलाइट करी गई है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर। देखिए जब हम किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं तो यहां पर क्या आता है, ज्वाइंट वेंचर। तो यहां पर बता रहा है हम किसी दूसरे कंपनी दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है तो सब क्या बोला जाएगा यहां पर, ज्वाइंट वेंचर। तो इसके साथ क्या आंसर आएगा यहां पर 6 का सी। चलिए बात करते हैं, यहां पर एक आपको इमेज दे रखी है इवनिंग शिफ्ट का, ये पेपर मैं कर रहा हूं, ये पेपर है मेरा इवनिंग शिफ्ट का, इवनिंग शिफ्ट का ये एग्जाम है। 7th क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, बोल रखा है सिक्योरली केयरफुली इमेजिन द ब्लो। यहां पर दे रखा है आइडेंटिफाई द डिजिटल पेमेंट मेथड ऑफ द गिवन अबव। ये कौन सा मेथड है, ये जो अबव दे रखा है ये कौन सा मेथड है, तो इसका आप यहां पर सिंपली आप देखिए 7th क्वेश्चन का है ये, तो ये सिंपली हमारे पास हो जाता है AEPS। ये तो स्टूडेंट्स AEPS इसलिए है क्योंकि आप देखिए यहां पर आधार कार्ड बना हुआ है, और ये कौन सा पेमेंट ऑफ मेथड है, ये है आधार, यहां पर आ जाएगा ये आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये मेरा है AEPS। देखिए यहां पर आधार कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड से मनी निकाली जा रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। तो इसका यहां पर ये आंसर आएगा। तो ये जो विजुअली के लिए है इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए, इसका भी मैं आपको बता दूं, इट इज अ गवर्नमेंट बैकएंड स्टेपलन। इसका आंसर जो हमारे विजुअली के लिए है ये भीम ऐप का है, BHIM, जो बच्चे डिस्ट्रीबेंडेड होते हैं उनके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है 8 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेशन रीजन बिजनेस पर्सन आर एक्सपेक्टेड टू हैव हायर स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर। देखिए उनका हायर स्टैंडर्ड होता है एथिकल बिहेवियर का, और इसके बाद बिजनेस पर्सन आर नॉट अलाउड टू टेक द डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ये बिजनेस पर्सन जो होते हैं बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के लिए डिसीजन ले नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। इसका आंसर सी क्यों आएगा, देखिए रीजन इज ट्रू बट द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो इसका आंसर सी है। क्यों, देखिए यहां पर रीजन क्या है, हम कोई डिसीजन बेनिफिट के लिए सोसाइटी के लिए थोड़ा ना ले सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं ले सकते, सोसाइटी का बेनिफिट तो हमें करना ही करना है ना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाता है, टू एस्टेब्लिश एनी फॉर्म ऑफ द बिजनेस सर्टेन मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। किसी भी फॉर्म ऑफ द बिजनेस को करने के लिए सर्टेन मेंबर्स प्लेस द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द मिनिमम टू मैक्सिमम। देखिए हमें मिनिमम से मैक्सिमम तक ये लगाना है, तो इसका जो आंसर आएगा यहां पर, इसका आंसर आपका आएगा ए। देखिए पहले सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, सबसे कम मेंबर इसमें होते हैं, फिर पार्टनरशिप जिसमें 2 से 50, फिर पब्लिक कंपनी, फिर हमारे पास आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया, ये हमारा सेकंड आ गया, ये हमारा थर्ड आ गया, ये हमारा फोर्थ आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। Capital Limited is a small scale business of the production and sales paper bags. With the help of the NSIC, National Small Industry Corporation, is able to train to the workers. ये वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए है। और इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, work on the better machinery and produce more durable and the eco-friendly paper bags. Choose the correct statement of the NSIC. देखिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास आती है सी। कैसे, देखिए इट्स सर्व्स अ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। ये हमारे टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर को बताती है। तो इसका क्या आएगा आंसर, सी। अगला क्वेश्चन आता है 11। अगला क्वेश्चन जो 11 है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ सक्सेसर टू द गैट, जनरल असेसमेंट ऑफ द टैरिफ। तो इसमें से हमारे पास सिंपली, अगर हमारे पास थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सिंपल आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हमारे पास आएगा डी, इनकरेक्ट है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 11th का आंसर है हमारे पास डी। चलिए बात करते हैं 12th क्वेश्चन की।
12th क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम विच सिटी वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ वूल फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ द हॉर्सेस। देखिए घोड़े के बदले में ऊन कौन सी लिया जाता था, एंड फॉर द इंपोर्ट ऑफ द हॉर्सेस, घोड़े से इंपोर्ट कराया जाता था और एक्सपोर्ट वूल करते थे। कौन सी सिटी है यहां पर, तो इसका सिंपल हमारे पास आंसर यहां पर आ जाता है बी, पेशावर। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में अगर मैं 13 का आपका आंसर बताऊं यहां पर, तो इसका 13 का यहां पर हमारे पास आंसर आ जाता है सी। देखिए थर्ड का हमारे पास क्या रहेगा, रिटेन। 13 का आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। ए का क्या है 3, और इस तरीके से हमारे पास 13 का ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारे पास आ जाता है सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आता है, इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स IPRE आर क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड्स, हेंस जस्ट लाइक अदर टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी इट कैन बी रेंट आउट, गिव और स्मॉल इट एंटरप्रेन्योर्स हु कैन द कमर्शियलाइज दिस। देखिए कौन इसे कमर्शियलाइज कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द IPRS इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव लाइन। IPRS कौन सी स्टेटमेंट IPRS किसको करती है, तो इसका आंसर आएगा सी। देखिए कैसे, इट ओनली इंक्लूड्स द ट्रेडमार्क, ये सिर्फ ट्रेडमार्क को इंक्लूड करता है, कॉपीराइट्स एंड द पेटेंट बट आल्सो इंक्लूड्स, ये सिर्फ ट्रेडमार्क को ही नहीं इंक्लूड करता बल्कि कॉपीराइट को भी करता है, पेटेंट को भी करता है, बल्कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द ट्रेड सीक्रेट्स को भी इंडिकेट करता है। क्या है हमारा ये IPRS, ये हमारा 14 का आंसर हो जाता है सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आता है, मैं आपको इसमें और वाले क्वेश्चंस भी कराता चला जाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि अगर किसी बच्चे ने और वाला करा है तो उसका भी वो आंसर निकाल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आता है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के अंडर के एक्ट के स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो स्थापित करी गई थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्ट 2002। रिसेंटली एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवॉर्डेड एज द 1669.20 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बाय द DMRC for the constructing package of DC07 of the 23.622 किलोमीटर सिल्वर लाइन। ठीक है, आर्कियोलॉजी एरो सिटी एंड तुगलकाबाद। तो विच फीचर ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हाईलाइटेड, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का इनमें से कौन सा फीचर हाईलाइट करा गया है, तो इसका आंसर आएगा बी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी ऑफ द कॉर्पोरेट, एक कॉर्पोरेट की बॉडी होती है, एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड इट्स नेम, और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और इसके नाम में ये कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द चीप जैक्स, यानी कि कुछ सस्ते के साथ में इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमें बताने, कुछ चीप जैक्स के साथ इसको सस्ती स्टेटमेंट के साथ आपको बताने में इसकी इनकरेक्ट है। देखिए दे आर पिटी रिटेलर्स, तो ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर है ए राइट, पर स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड विद द रोल ऑफ द बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसमें कौन सी स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है बिजनेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ में, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाता है सी। ओनली बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। नहीं, ये नहीं है, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ बिजनेस ही सोर्स ऑफ पॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन अ टिपिकल इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। टिपिकल इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो देखिए ए ट्रेड इंक्वायरी, बी प्रोक्योरमेंट ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंस, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन, एक्साइज क्लियरेंस, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ द क्रेडिट। ये कैसे कैसे स्टेप्स को इनको ऑर्गेनाइज मैनर में लगाना है, तो आपको क्या आंसर आएगा, आपके पास सिंपल तरीके से इसका आंसर आने वाला है ए। कैसे, देखिए ए आएगा पहले, ट्रेड इंक्वायरी आएगा, फिर बी आएगा प्रोक्योरमेंट ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंस, और फिर सी हमारे पास सी आएगा ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ए बी सी, तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। It is the financial assistance provided at the starting stage by the financial institution and funding for the development of the organization। देखिए इसमें identify the method of the funding startup as a standard stated in the this line। देखिए कौन सा फंडिंग मेथड होगा stated in this line के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा वेंचर कैपिटल, यानी कि स्टार्टिंग। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिटेन अर्निंग इज नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ द फाइनेंस। जो रिटेन अर्निंग होती है ये हमारी परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है, रिटेन अर्निंग इज अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। रिटेन अर्निंग इज अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, नो दिस इज रॉन्ग, रिटेन अर्निंग इज द सर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो ये हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर
सी। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको सिर्फ 3 चीजें इसके अंदर लिखनी है। गिव 3 फंक्शन ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री। देखिए 3 फंक्शन लिखने हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री क्या करती है? पहला फंक्शन हम लिख लेते हैं, ये करती है प्रोवाइड स्मॉल फाइनेंशियल असिस्टेंट, प्रोवाइड स्मॉल फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये स्मॉल फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। और सेकंड क्या करती है? फैसिलिटेट्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, फैसिलिटेट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। एंड थर्ड हमारे पास ये करती है सपोर्ट्स मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये क्या करती है हमारे पास? सपोर्ट्स मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके बाद हमारे पास जो जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला करा है, तो गिव 3 फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डीआईसी। देखिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री क्या करता है? प्रमोट स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए ये क्या करता है? स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को मतलब प्रमोट करता है। ये फर्स्ट है। सेकंड हमारे पास आएगा असिस्टेंट इन द ऑब्टेनिंग। देखिए असिस्टेंस देता है ऑब्टेन करने में, ऑब्टेन करने में असिस्टेंस देता है। और थर्ड हमारे पास आ जाता है सब्सिडीज एंड लोन के लिए होता है, सब्सिडीज एंड लोन। तो ये इसके 3 हमारे पास फंक्शन ऊपर के भी हो गए, नीचे भी हो गए। स्टूडेंट यहां पर छोटे छोटे मेरे पास क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको 22 क्वेश्चन से थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं, बताता हूं आपको कि अगर आपने अपने आंसर्स लिखे हैं तो क्या क्या उन आंसर्स में आपने लिखा होगा। इसके लिए मेरे को आपको लेके जाना पड़ेगा अपनी दूसरी स्क्रीन पर, तो चलते हैं उस स्क्रीन के ऊपर क्विकली। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास आता है, Why should a business take the lead of the providing solution to the environment protection? देखिए why should a business take the lead in providing solution to the environment protection? बिजनेस को क्यों लीड लेनी चाहिए environment protection के लिए? देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की, सस्टेनेबल, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इंश्योर द एबिलिटी टू नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल, रेपुटेशन के लिए, लीगल कंप्लायंस के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल कमाना चाहता है तो यहां पर बिजनेस को प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन होगा, मतलब कि प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बिजनेस को रखनी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है यहां पर, जो और के अंदर दे रखा है, 3 स्पेसिफिक स्टेप बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन टेक फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। कौन से 3 स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो बिजनेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ले सकता है? एक है अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस। देखिए सस्टेनेबल का मतलब होता है जो आगे फ्यूचर में भी बनी रहे। इसके बाद यहां पर आता है इंप्लीमेंटिंग द पॉल्यूशन कंट्रोल, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स को इंप्लीमेंट करे। क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड सीएसआर इनिशिएटिव, देखिए क्रिएटिंग अवेयरनेस करे और जो भी सीएसआर इनिशिएटिव्स हैं यानी कि एनजीओ सपोर्टिंग एनवायरमेंट करने के लिए होती है उसको स्टार्ट करे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई इज प्रॉफिट रिगार्डेड एज एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस? एनी 3 रीजन। देखिए प्रॉफिट क्या है रिगार्डिंग एज एसेंशियल ऑब्जेक्ट बिजनेस का? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बिजनेस का उद्देश्य क्यों है, तो सर्वाइवल ग्रोथ, देखिए आगे बिजनेस को बनाए रखने के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिटर्न आए, और इनोवेशन एंड द डेवलपमेंट, और नए डेवलपमेंट्स को करने के लिए हमारे को प्रॉफिट जनरेशन की जरूरत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है यहां पर, आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू द डैश मीट। देखिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दशमीत को इसमें जो आपको क्वेश्चन है उसमें बता रखा है कि आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन द बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड टू द दशमीत। दशमीत को क्या, देखिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड टू द दशमीत इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो आपकी क्वेश्चन पेपर के अंदर 24 क्वेश्चन है। तो बैंकिंग फैसिलिटी जो है, इसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है, ओवरड्राफ्ट अलाउज द बिजनेस ओवरड्राफ्ट अलाउ द बिजनेस और इंडिविजुअल टू विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम द अकाउंट। देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, इसको आप ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर पढ़ चुके हो कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है आपके बिजनेस से ऑलरेडी आप मतलब जितना पैसा आपके पास है और कुछ बैंक आपको इससे ज्यादा पैसा कुछ परसेंट के ऊपर चार्ज के ऊपर आपको विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है, तो उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। तो ये दशमीत वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 आपको बता रखा है पर, और इसी में और वाला एक क्वेश्चन डाल रखा है, देखिए नीचे इसी के अंदर 24 का भी, अनदर बैंकिंग सर्विस, सॉरी इसका और नहीं है, ये और ना डालें आप, इसमें लिखा अनदर बैंकिंग सर्विस कौन सी है इसमें, देखिए कैश क्रेडिट की अनदर बैंकिंग सर्विस है इसमें
जो कि दशमीत को दे रखी है। बैंक्स प्रोवाइड द कैश क्रेडिट फैसिलिटी टू द बिजनेस अलाउइंग देम टू विड्रॉ द फंड्स अप टू द प्री अप्रूव्ड, देखिए जो कि अप टू प्री अप्रूव्ड होता है, लिमिट अगेंस्ट द इन्वेंट्री रिसीवेबल, और जो उनकी इन्वेंट्री होती है या फिर उनका जो भी स्टॉक होता है उसके अगेंस्ट में वो लिमिट दी जाती है ताकि वो उसको यूज कर सके। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके पास राज एंड करण वाला दे रखा है एंड द पार्टनर्स वाला फर्म वाला, उसका फर्स्ट का जो पार्ट दे रखा है, टू प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस। तो पहला प्रिंसिपल होता है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि एक गुड फेथ होना चाहिए पॉलिसी होल्डर के पास, और इंश्योरेबल इंटरेस्ट, द इंश्योर्ड पर्सन और नॉमिनी मस्ट हैव द फाइनेंशियल इमोशन इंटरेस्ट इन द लाइफ बीइंग, देखिए फाइनेंशियल इमोशंस होने चाहिए उसको लाइफ बीइंग के साथ। और इसी का बी पार्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, टू प्रिंसिपल नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी, यानी कि आप इन लाइफ इंश्योरेंस डज नॉट कंपनसेट टू फाइनेंशियल लॉस बाय पेज बाय द प्री डिटरमाइंड सम अपॉन द डेथ, कि जो पहले से ही बंदा सोचे कि मैं इतने पे आने के मर जाऊंगा तो इंडेमनिटी होता है। और दूसरा कंट्रीब्यूशन होता है, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू द जनरल इंश्योरेंस वेयर द मल्टीपल इंश्योरेंस शेयर, तो इसका आंसर ये आ जाएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन। इसी के साथ 26 क्वेश्चन हमारे पास जो यहां पर दे रखा है, 26 क्वेश्चन आपको यहां पर है, these industries are concerned with the extraction of and production natural resources। तो इसका फर्स्ट दे रखा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री मेंशन इन द अबव लाइन। तो इसके अंदर टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है, और प्राइमरी इंडस्ट्री आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द हार्वेस्टिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे को फर्स्ट मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री जो होती है, फिर सेकेंडरी आती है, फिर टर्शरी आती है, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। फर्दर प्राइमरी इंडस्ट्री कैसे होती है, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। देखिए दो तरीके की इंडस्ट्री होती है हमारे पास, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसके अंदर बीएसटी के चैप्टर के अंदर। तो इसके बाद 26 का जो बी पार्ट है, इसी का जो बी पार्ट आता है यहाँ पर और के अंदर जो दे रखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ ऑपरेशन। देखिए पहला क्या होता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है, फिर सिंथेटिकल इंडस्ट्री होता है, फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है, फिर असेंबलिंग होता है। तो इसी तरीके से आपका ये अलग अलग मतलब बी पार्ट का यहाँ पर आंसर रहने वाला है। 27 क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट विल डेवलप द धीरपुर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। जो 27 क्वेश्चन है उसमें धीरपुर वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो पहला इसमें दे रखा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पीपीपी का आंसर है। तो इसमें इन दिस मॉडल द गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस प्रोवाइड द लैंड एंड द डिजाइन अप्रूवल, दिल्ली पुलिस करती है। इसके बाद बी, इसका बी पार्ट है, थ्री फीचर ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के, कोलैबोरेटिंग द बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट और रिस्क एंड रेवेन्यू शेयरिंग। तो ये हमारे पास होता है थ्री फीचर्स ऑफ द पीपीपी के। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 28 का आता है, व्हाट आर द प्रेफरेंसेस शेयर एंड राइट एनी थ्री मेरिट्स ऑफ द प्रेफरेंसेस शेयर। प्रेफरेंसेस शेयर क्या होता है, इसके तीन मेरिट लिखने। देखिए प्रेफरेंसेस शेयर, दीज आर द शेयर प्रोवाइड्स द शेयर होल्डर विद अ फिक्स डिविडेंड, जो शेयर होल्डर को एक फिक्स डिविडेंड देते हैं, एंड दे आल्सो हैव द प्रायोरिटी क्लेम ओवर द एसेट्स इन दैट, दे प्रायोरिटी क्लेम भी देते हैं। इसके अलावा मेरिट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, फिक्स इनकम होती है, प्रायोरिटी ऑफ इन रीपेमेंट होता है, नो वोटिंग राइट्स, इसके अंदर कोई वोटिंग राइट नहीं होता। इसी के और में क्वेश्चन दे रखा है, What are the public deposit? Write any three merits of the public deposit. Public deposit क्या होता है, उसके तीन मेरिट लिखने हैं। These funds are collected by the company, ये कंपनी के द्वारा कलेक्ट करे जाते हैं, पब्लिक फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एट इंटरेस्ट हायर रेट इन द बैंक। ये पब्लिक जो होते हैं कंपनीज के द्वारा कर जाता है। इसके तीन मेरिट्स क्या हैं, देखिए तीन मेरिट्स यहाँ पर आ जाते हैं, चीपर सोर्सेज है फाइनेंस के, नो डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड सिंपल एंड कन्वीनियंट होते हैं। इसके बाद 29 आता है यहाँ पर, टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप प्लैनेट एम लिमिटेड इज नॉट फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर दे रखा है, आपको एक पैराग्राफ छोटा सा दिया हुआ है और उसके रिगार्डिंग नीचे क्वेश्चन दे रखा है। तो इसके लिए आप लिखोगे यहां पर, प्लैनेट एम लिमिटेड इज नॉट फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फॉलोइंग इंटरेस्ट ग्रुप। क्या है पहला, कंज्यूमर के लिए, इंप्लॉयज के लिए एंड गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी के लिए, पुअर वर्किंग कंडीशंस के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर लेने वाला है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आता है, एक्सप्लेन एनी फोर बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस टू द कंट्री। देखिए एक्सप्लेन एनी फोर बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द कंट्री। इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, हम फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा को हम अर्न कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी को, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए होता है, इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है इससे, और इंप्रूव्ड रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन में सुधार लाता है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेप्स इन द इंपॉर्टेंट प्रोसेस। देखिए इंपोर्ट ऑफ द प्रोसेस, हमें फॉलोइंग स्टेप्स को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 जो था यहाँ पर, फॉलोइंग स्टेप्स को आपको एक सिस्टमैटिकली तरीके से लगाना था अगर आपको कोई चीज इंपोर्ट प्रोसेस में लानी। तो पहले क्या होगा, ट्रेड इंक्वायरी होगी, फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंस होगा, फिर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज होगा, फिर प्लेसिंग ऑर्डर होगा, फिर ऑब्टेनिंग लेटर टू द क्रेडिट होगा, फिर अरेंजिंग फाइनेंस होगा। तो यहां पर आपका ये 6 के 6 स्टेप्स आपने इजीली लगा दिए होंगे। आशा करता हूं आपने इसी तरीके से लगाए होंगे।
अगला क्वेश्चन आता है 32, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड द एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन। देखिए एमओए और आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस बताना था। सॉरी 32 जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहला वाला। तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव बताने हैं, डिफाइन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव आपने लिख दिए, आर्टिकल डिफाइंस इंटरनल रूल्स होता है, ये पोजीशन कंपनी प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है, ये रिलेशनशिप विद आउटसाइडर होता है, ये रेगुलेट इंटरनल मैनेजमेंट करता है, ये मैंडेटरी होता है, ये नॉट कंपलसरी फॉर द प्राइवेट कंपनी होता है, कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर विदाउट एमओए, और ये होता है एओए। ये क्या होता है, टेबल ए of the companies act is used in instead and change can be altered only, और ये can be altered easily through a special। तो इसके बाद हमारे पास और बेसिस आता है गवर्नमेंट अप्रूवल, और ये रेजोल्यूशन होता है। और इसके बाद इसी के और में क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इनमें से कौन से, इनमें से जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, मैं क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, तो उसका बता रखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉलोइंग मेरिट्स बताने हैं। तो इसमें फॉलोइंग मेरिट्स क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, देखिए शेयर होल्डर ओनली लाइबल अप टू अमाउंट, जितना इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट करा होगा वो उतना ही लाइबल होता है। प्रीपिचुअल एग्जिस्टेंस, देखिए द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट व्हेन शेयर होल्डर चेंज और डाई, देखिए कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, कंपनी चलती रहती है अगर कोई शेयर होल्डर चेंज होता है या मर जाता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, शेयर कैन बी इजिली ट्रांसफर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर, शेयर इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनीज हायर स्किल प्रोफेशनल फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट। Scope of expansion, large scale operation of the financial strength enable the business expansion, and last but not least large financial resources क्या है हमारे, joint stock companies can raise large capital by issuing shareholders and the debentures और shareholder। अगर आपने ये की पॉइंट्स लिखे हैं तो आप बिल्कुल मेरे से बिलीव करिए आप इस बात को कि आपके 6 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। बिजनेस स्टडीज के अंदर फुल मार्क्स गेन करना बहुत इजी होता है, जस्ट आपको कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस कराने होते हैं, इंसर्ट करने होते हैं। तो स्टूडेंट इसी के तरीके से मैंने आपको यहां पर 2025 का जो 4 मार्च का एग्जाम हुआ है बिजनेस स्टडीज का, यहां पर सीबीएसई का मैंने आपको फुल कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको बिजनेस स्टडीज की फ्री क्लासेस चाहिए ऑनलाइन तो आप मेरे नंबर 8851450051 पर कांटेक्ट करें। मैं आपको बिजनेस स्टडीज की फ्री क्लासेस दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।